नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह आठिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा नवीनतम पाठ्यक्रम सत्र 2020-21 का आ चुका है और वहां पर जो एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की बुक है, कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की जो बुक है, वो उसके 4 पोर्शन है, राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल तथा इतिहास। तो दोस्तों, वहां पर हम उसका जो भूगोल वाला पार्ट है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, भूगोल का जो फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 8 का भूगोल का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है संसाधन। तो दोस्तों, यहाँ पर हम संसाधन चैप्टर को पूरा कंप्लीट करके जाएंगे। यहाँ पर संसाधन चैप्टर में हम 3 चीजें पढ़ेंगे। पहले तो कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें आती हैं, दूसरा कि इस चैप्टर के बाद एनसीईआरटी बुक में कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और तीसरी चीज, क्योंकि हमारा बोर्ड एग्जाम है तो हम कितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन सकते हैं चैप्टर के अंदर से, कौन कौन से क्वेश्चन हमें चुन करके निकालने हैं, वो सब हम यहाँ पर इस एक ही वीडियो में कवर कर देंगे, इस पूरे चैप्टर को। इसके बाद आपको ये चैप्टर कहीं से भी और स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फटाफट से कि संसाधन क्या होता है। तो नॉर्मली दोस्तों, ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारा जीवन आसान बनाती है, मतलब जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारे लिए मूल्यवान है, जिस वस्तु का कुछ ना कुछ महत्व है हमारी जिंदगी में, उस सबको हम क्या बोलेंगे? संसाधन। मतलब सिंपल हम बात करें तो सबसे पहले अगर पुराने टाइम में चले तो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर चल कर जाते थे, तो उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और काफ़ी देर लग जाती थी उनको दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए। एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचने के लिए उनको 2-2, 3-3 दिन लग जाया करते थे। और अब देखिए दोस्तों, बाइक है, कार है, जिस पर लोग फटाफट से यात्रा कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो वस्तुएं हैं, ये क्या कर रहे हैं? हमारे जीवन को आसान बना रही हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? संसाधन। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है? सबसे पहला क्वेश्चन कि संसाधन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन वाइज नहीं, हम नोट्स बना करके करेंगे और क्वेश्चन जो है आपको खुद बनाने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ये कि संसाधन क्या होते हैं। संसाधन क्या होते हैं? तो सिंपल सी बात कि प्रत्येक वह वस्तु जिसका उपयोग, प्रत्येक वह वस्तु जिसका उपयोग किया जाता है, किसमें? हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। प्रत्येक वह वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है, वह संसाधन कहलाती है। अब इसके उदाहरण आप देख सकते हो। उदाहरण क्या क्या है संसाधन के? उदाहरण तो सिंपल सी बात, कोई भी वस्तु ले लीजिए, प्रत्येक वस्तु हमारे पास संसाधन है। कोयला ले लिया, कोयला संसाधन है। पेट्रोलियम ले लिया, पेट्रोलियम संसाधन है। यहाँ तक कि आपके हाथ में जो पेन है और आपके हाथ आगे जो नोटबुक पड़ी है वो भी एक संसाधन है, जिसको आप पढ़ने के लिए उपयोग कर रहे हो। आपकी आवश्यकता है कि आप लिख रहे हो, तो आप किस पर लिख रहे हो? कॉपी पर लिख रहे हो। किसके साथ लिख रहे हो? पेन की द्वारा, मतलब पेन को यूज करके लिख रहे हो। तो ये दोनों के दोनों क्या है? संसाधन है। तो जितनी भी वस्तुएं हम उपयोग करते हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, सारी की सारी क्या कहलाती है? संसाधन। तो संसाधन के उदाहरण कोई भी आप 4 उदाहरण लिख लीजिए और आगे लिख लीजिए आदि। सब कुछ जो है संसाधन है जिसका हम उपयोग करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लिखेंगे ढूंढ करके। कोयला हुआ और पेन हुआ, पेंसिल हुई, या फिर कोई और जैसे कि कार हुई, रेलगाड़ी हुई। तो सारे के सारे जो है वो संसाधन ही तो है। झरना हुआ, पानी हुआ, वायु हुई। जल का उपयोग हम पीने के लिए करते हैं तो वो भी संसाधन है। वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं तो वो भी संसाधन है। नदी का भी उपयोग करते हैं तो नदी, वो भी एक संसाधन है। तो चलिए, ये सारे के सारे संसाधन है।
अब हम यहाँ पर देखते हैं, एक चीज नोट लगा करके लिखनी है आपको कि सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अब मूल्यवान होने का मतलब क्या है कि उनका कुछ ना कुछ महत्व होता है। मूल्यवान होने का मतलब है कि उनका कुछ ना कुछ महत्व होता है, उनका कुछ ना कुछ महत्व होता है, महत्व जरूर होता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी माताजी आपके लिए खाना बनाती है। अब आपके लिए खाना बनाते हैं तो क्या आप उसके बदले में उन्हें रुपए देते हैं? नहीं देते। इसका मतलब उनका खाना बनाना, उनकी जो सेवा भाव है आपके प्रति, उनका जो सेवा भाव है वो भी एक संसाधन है, क्योंकि हम उसका उपयोग कर रहे हैं ना। वो खाना बना रही है तभी हम खा रहे हैं, तो वो भी एक संसाधन है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, तो वो संसाधन भी मूल्यवान है, लेकिन उसके लिए हम रुपए नहीं देते हैं। इसका मतलब क्या है कि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। आर्थिक मूल्य का मतलब है जिसको रुपए के बदले में खरीदा जाता है, और जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता उनको रुपए पैसे के बदले में नहीं खरीदा जाता, वो भावनात्मक मूल्य या और मूल्य उनके होते हैं। तो इसमें क्या है कि सभी संसाधन मूल्यवान तो होते हैं, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य भी होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि कुछ वस्तुओं का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं। कुछ वस्तुओं या संसाधनों का, अब मूल्य तो देखो सबका होता है, कुछ का आर्थिक होता है, कुछ का कुछ और होता है। तो कुछ वस्तुओं या संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं होता। तो ये जो है हमारा, ये है हमारा नोट, कौन सा, 2000 रुपये का गुलाबी नोट, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि अगर खरीदी या बेची नहीं जा सकती कोई वस्तु तो क्या वो संसाधन नहीं है, तो क्या उसका मूल्य नहीं है? तो देखिए मूल्य तो है लेकिन आर्थिक मूल्य नहीं है, उसको हम यहाँ चीज़ नोट करते हैं। मूल्य और आर्थिक मूल्य में अंतर होता है। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, संसाधन के बाद हम बात करते हैं संसाधनों के प्रकार की। तो संसाधन आपको समझ आ गया होगा, संसाधन क्या होते हैं, क्या लिखना होता है, ये भी हमें समझ आ गया। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे हम चलते हैं संसाधनों के प्रकार। देखिए जो संसाधन होते हैं ना वो दो प्रकार से बनते हैं। संसाधन दो प्रकार से बनते हैं। पहला टाइप है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा टाइप है मानव निर्मित संसाधन। पहला जो है वो हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। अब देखो इनके नाम से ही पता चल रहा है हमें। दूसरा हो जाएगा मानव निर्मित। मानव निर्मित संसाधन मतलब जिनका निर्माण मानव ने किया है, और प्राकृतिक संसाधन मतलब जो मानव से नहीं बने, हमें प्रकृति से जो संसाधन मिलते हैं। अब सिंपल सी बात ध्यान रखिए कि क्या ऐसा कोई चीज़ है जो मानव बनाता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जो पेंसिल आप यूज़ कर रहे हैं तो वो किसी ना किसी फैक्ट्री में बनी होगी। तो फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स जो होंगे, कर्मचारी जो होंगे, श्रमिक जो होंगे, उन्होंने उस पेंसिल को बनाया होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस पेंसिल को बनाया किसने? मानव ने। लेकिन क्या पेंसिल में जो लकड़ी यूज हुई वो भी मानव ने बनाया? क्या लकड़ी भी मानव ने बनाई? नहीं, वो लकड़ी तो क्या थी, प्रकृति से ही ली, बस उसको थोड़ा सा सुधार दिया किसने? मानव ने। तो यहाँ पर बस ये दो ही चीज़ें याद रखनी है कि जिन वस्तुओं का हम सीधा सीधा उपयोग करते हैं, प्रकृति से उठाई और उपयोग कर ली, उसको तो बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन।
लेकिन ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो सीधे उपयोग में नहीं आते उनको मानव द्वारा थोड़ा सा सुधारा जाता है, उनको बोलेंगे हम मानव निर्मित संसाधन। क्योंकि पूरी तरह से तो मिट्टी कौन सा मानव बनाता है, मिट्टी भी तो वो उठाता है, फिर मिट्टी को उठा करके वो बर्तन बनाता है, तो उसको सुधारा गया है। सिंपल मिट्टी में आप पानी रख सकते हो नहीं, लेकिन मिट्टी को सुधार करके फिर उसमें मटका बना करके फिर उसको पका करके उसमें पानी रख सकते हैं। तो चलिए हमें समझ आ गया कि प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन में डिफरेंस क्या है। अब इनकी हम परिभाषा भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक को लेकर के चलते हैं। सबसे पहले लेते हैं प्राकृतिक संसाधन। मानव निर्मित का मतलब ये नहीं कि उनको पूर्णतः मानव ने बनाया है, मानव निर्मित का मतलब है कि मानव ने उनको सुधारा है। चलिए ये चीज़ हमें क्लियर करनी थी यहाँ पर। अब प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा क्या होगी वो देख लेते हैं। वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, सिंपल बात कि वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा सीधे ही उपयोग में लाए जाते हैं, मतलब फैक्ट्री में नहीं भेजना पड़ता, सीधा ही उपयोग कर लेते हैं। जैसे लकड़ी है तो लकड़ी को सीधा ही हम क्या करते हैं, पेड़ को काटते हैं और सीधा ही लकड़ी जो है वो यूज कर लेते हैं जलाने के, तथा सीधे ही उपयोग में लाए जाते हैं। अब सीधे ही उपयोग में लाए जाने वालों का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है पानी। क्या हम पानी को कुछ करते हैं, फैक्ट्री में भेजते हैं? नहीं, सीधा ही। हाँ, प्योरीफायर वगैरह है वो एक अलग चीज़ है। चलिए उसके बाद वायु को तो हम सीधे ही ग्रहण कर लेते हैं प्रकृति से, ठीक है। तो कोई भी उसको फैक्ट्री वगैरह में ले जाने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। तो वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा सीधे ही उपयोग में लाए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आपको याद रखना ही नहीं पड़ेगा, वायु, जल तथा मृदा। अब मृदा का उपयोग क्या होगा, जब हम कृषि करते हैं तो मृदा का सीधा ही तो उपयोग करते हैं ना। ऐसे तो नहीं होता कि हमारी जमीन से पहले मृदा को खोदा जाता है, फिर फैक्ट्री में भेजा जाता है, फिर वो मृदा वापस आती है बन करके और फिर उसको वहाँ पर डाल के फिर खेती करते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। तो वायु, जल और मृदा जो है वो क्या हो गए, प्राकृतिक संसाधन हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना प्राकृतिक संसाधन वो भी हमारे अलग से दो प्रकार के होते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन तो क्या होते हैं कि एक बार यूज कर ले और फिर वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो इनके आधार पर खत्म होने वाले और खत्म ना होने वालों के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। तो अब ये प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार भी हम देख लेते हैं। तो चलिए फिर हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक संसाधनों के दो प्रकारों की, कि प्राकृतिक संसाधन जो है वो आगे कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के तो होते ही हैं, कौन कौन से होते हैं ये हमने बात करनी है। तो इनकी परिभाषा हो गई कि जो सीधे उपयोग में लाए जाते हैं वो हमारे प्राकृतिक संसाधन है। अब प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। अब देखिए प्राकृतिक संसाधन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। इनमें से जो पहला है वो है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन और दूसरे जो हैं वो है अनवीकरणीय। अब देखिए नवीकरणीय का मतलब क्या है कि जो नए बन सकते हैं,
दोबारा बन सकते हैं, दोबारा से उनके भंडार भरे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोयला है, अब कोयले का जितना भी भंडार है अगर वो सारा जल गया तो बस वो भंडार खाली हो गया। मान लीजिए कि राजस्थान में किसी जगह पर कोयला मिला है, अब उस कोयले को हमने खाली कर लिया तो बस वो भंडार खाली हो गया ना, कोयला तो खत्म हो गया। इसका मतलब कोयला किसमें आएगा, अनवीकरणीय में। लेकिन नवीकरणीय का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जो बार बार बनती रहेंगी, बार बार बनती ही रहेंगी, खत्म नहीं होंगी, उनको हम बोलते हैं नवीकरणीय। जैसे धूप, धूप कभी खत्म होती है क्या, सूर्य से जो प्रकाश आता है वो कभी भी खत्म नहीं होता। इसके अलावा क्योंकि अगर हम राजस्थान के निवासी हैं तो हमें पता है आंधियां राजस्थान में चलती ही रहती हैं, तो क्या ये आंधियां कभी खत्म होगी? ऐसा है कि कभी आंधी आई और फिर वो आंधी खत्म हो गई, फिर दूसरी आंधी आई, फिर आंधियां खत्म ही होगी? ऐसा नहीं होता, वो ही आंधी वापस वापस आती रहती है। तो वहां पर हवा, जल जो है चक्रीय जरूर है, जल जो है नवीकरणीय ही है। नवीकरणीय मतलब जल में भी आपने जल चक्र देखा होगा कि जल क्या होता है, वाष्प बन के उड़ता है, फिर बारिश से वापस आता है, फिर वापस धरती से वाष्प बन के उड़ता है, फिर तो वो खत्म नहीं होता, कभी भी जल खत्म नहीं होता। हाँ, हम जल को प्रदूषित कर रहे हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन जल भी नवीकरणीय संसाधन में आएगा, मतलब कभी खत्म तो नहीं होता ना। आप ये मत सोच लीजिएगा कि हमने पानी पी लिया तो वो खत्म होगा, वो कहीं मतलब किसी न किसी तरीके से जल जो है दोबारा से उड़ करके वाष्प बन करके वापस से वर्षा के रूप में आ ही जाता है। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में हम देखते हैं। नवीकरणीय संसाधन अगर पूछ लिया जाए तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ये देख लीजिए कि वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत तथा पुनः पूरित हो जाते हैं। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत मतलब नए बन जाते हैं, नवीकृत या पुनः पूरित हो जाते हैं। पुनः मतलब दोबारा, पूरित मतलब जिनकी पूर्ति हो जाती है, पुनः पूरित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स आप ढूंढ करके रखिएगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अब देखिए जो नवीकरणीय संसाधन है ये कुछ तो असीमित है। दूसरी लाइन हम क्या लिखेंगे कि इनमें से कुछ तो असीमित है। जैसे कि प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कभी भी नहीं खत्म होगा, वो असीमित है, इनमें से कुछ तो असीमित है। और दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज क्या होगी कि इन पर मानवीय क्रियाओं का कोई फर्क नहीं पड़ता। इन पर मानवीय क्रियाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि एग्जाम्पल कि अगर हम अपने घर का दरवाजा खुला रखें और आंधी आ रही है तो क्या वो आंधी हमारे घर में बंद हो जाएगी, मतलब बाहर आंधी सारी खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं होता। मतलब मानवीय क्रिया जो है वो आंधी को कोई फर्क नहीं डालेगी, आंधी तो चलेगी चलेगी। ऐसा नहीं है कि हमने आंधी को अपने घर में बंद कर लिया और आंधी आनी खत्म हो गई, ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि कुछ जैसे असीमित है, जैसे सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश मान लीजिए कि अपनों ने सोलर पैनल लगा लिए जो सूर्य के प्रकाश को कैच करते हैं, एक तरीके से अवशोषित करते हैं। तो क्या वो सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर लेंगे और बाहर सूर्य का प्रकाश खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इनमें से कुछ तो असीमित है, इन पर मानवीय क्रियाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि जल भी असीमित में ही आता है। असीमित का मतलब वो बार बार वहीं चक्रित होकर के आता रहेगा, इसका मतलब खत्म तो नहीं होने वाला। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको गंदा कर रहे हैं। गंदा कर रहे हैं तो वो वापिस से गंदा ही आए जा रहा है और गंदे आए जाने के कारण बीमारियां फैल रही हैं। तो चलिए ये बात हमें क्लियर हो गई कि नवीकरणीय संसाधन ये होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल वही सेम, कौन से? जल मत लिखिएगा अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा। लेकिन मेरी तो राय यही है कि जल भी इसी में आएगा।
जल आदि, क्योंकि जल वापस से वहीं आता रहता है। ठीक है, जल असीमित तो नहीं है, लेकिन वो बार बार वापस चक्रित होकर के आता रहता है। चलिए, पहली चीज हमें क्लियर होगी। अब दूसरी बात करते हैं हम अनवीकरणीय संसाधनों की। तो सिंपल सी बात कि वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार एक बार समाप्त होने के बाद, अब यहाँ ऐसे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, ऐसे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार सीमित है तो वो अगर एक बार खत्म हो गया तो पुनः पूरित होने में उन्हें बहुत साल लग जाते हैं। तो सिंपली कि ऐसे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, और जिनका भंडार सीमित है, साथ के साथ हम ये लिखेंगे कि भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद, दूसरी लाइन ये कि भंडार के एक बार समाप्त होने पर पुनः पूरित होने में हजारों साल लग जाते हैं। जैसे आपको पता है कि कोयले का निर्माण कैसे होता है। पुराने समय में जो जीवाश्म मतलब जीव जंतु है वो धरती के नीचे दब गए, और वो जो उनकी हड्डियां मांस वगैरह थे वो जल करके कोयला बन गया। तो अब वापस से कोयला हमें प्राप्त हो, तो इसके लिए तो हजारों साल लग जाएंगे। एक बार अगर ये खत्म हो गया तो बस ये फिर खत्म ही हो गया, फिर हजारों साल इसको बनने में लग जाते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो हो जाएंगे कोयला, पेट्रोलियम आदि। कोयला, पेट्रोलियम आदि, और यहाँ हो गया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल आदि। जल भी नवीकरणीय संसाधनों में आता है। चलिए, उसके बाद हमें ये तो समझ आ गई कि प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अगर अब यहाँ पर जो है लिखने का तरीका भी हम यहाँ पर सीखेंगे कि दोस्तों दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसी क्वेश्चन को दो टाइप से वो दे सकता है कि नवीकरणीय संसाधन तथा अनवीकरणीय संसाधन को परिभाषित कीजिए। तब तो आप क्या लिखोगे, पहले नवीकरणीय को लोगे, उसको परिभाषित करोगे, फिर अनवीकरणीय को लेंगे, उसको परिभाषित करेंगे। लेकिन अगर ऐसा आ गया कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय में अंतर स्पष्ट करो, तब आप क्या करोगे, बीच में एक लाइन लगा लोगे, इधर नवीकरणीय और इधर अनवीकरणीय। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए परिभाषित करने का दो चीजों को, तो पहले एक चीज लो फिर दूसरी चीज लो। लेकिन जब भी अंतर दो चीजों का करना आ जाए तो बीच में लाइन लगा करके इधर एक चीज उधर दूसरी चीज, ताकि अंतर दिखे। जब भी आपने देखा होगा कि जो न्यूज़पेपर्स होते हैं तो उनमें अंतर ढूंढो वाली दो पिक्चर्स आती हैं, तो वो क्या होती है, एकदम एक साथ साथ लगी होती हैं, एक इधर होती है एक इधर, ताकि हम अंतर ढूंढ सकते हैं आराम से। तो इसलिए जब भी अंतर स्पष्ट करने वाला क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से करना होता है। चलिए, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट करो, तो आप बीच में लाइन लगा करके एक तरफ नवीकरणीय दूसरी तरफ अनवीकरणीय करके आओगे। चलिए, ये भी लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधनों की बात हो गई। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं मानव निर्मित संसाधनों के बारे में। तो दोस्तों सिंपल सी बात कि कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ सीधे उपयोगी नहीं होते। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ मानव निर्मित संसाधन में आप क्या लिखेंगे, दूसरा है हमारा ये कि कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ
सीधे उपयोगी नहीं होते, सीधे उपयोगी नहीं होते तो हम क्या करते हैं, कई बार वो सीधे उपयोगी नहीं होते तो वे तभी उपयोगी हो जाते हैं, वे तभी उपयोगी होते हैं जब उनका रूप बदला जाता है। जैसे हमने मान लीजिए कि रूप कैसे बदला, हमने लकड़ी ली, उसको पेंसिल बना दी तो वो यूज आने लगे। तो इसका मतलब क्या है कि कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ सीधे उपयोगी नहीं होते, वे तभी उपयोगी होते हैं जब इनका रूप बदला जाता है। तो ऐसे संसाधनों को क्या बोलेंगे, मानव निर्मित संसाधन। तो अगर एक लाइन में अगर हम इसकी परिभाषा देना चाहें तो वो क्या होगी कि सिंपल सी बात की अर्थात प्राकृतिक संसाधनों को हमने लिया, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों को संशोधित करके, संशोधित का मतलब होता है कि कुछ सुधार करना, कुछ उसमें सुधार करना जो होता है वो संशोधित करना होता है। अर्थात उनमें कुछ संशोधित मतलब कुछ सुधार किया जाता है। तो प्राकृतिक संसाधनों को संशोधित करके बने, संशोधित करके मतलब उनमें कुछ सुधार कर दिया, संशोधित करके बने संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो चलिए, ऐसे संसाधन जिन्हें सीधे उपयोग में नहीं लिया जाता, जिन्हें सुधारा जाता है पहले फिर उपयोग में लाया जाता है, जैसे एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे कि हमने क्या किया, कोई पुल बना दिया, कोई सड़क बना दी, पुल बना दी, सड़क बना दी, कोई मशीन बना दी। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका कि वाहन आदि, वाहन आदि। तो चलिए, मानव निर्मित संसाधनों का हमें क्लियर हो गया। दोस्तों, इसके बाद कुछ चीजें आती हैं जो हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। जैसे संसाधनों के बारे में एक चीज आती है, मानव संसाधन क्या होता है। मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन नहीं बात की, मानव संसाधन। अब जैसे कोयले से जो संसाधन बना है उसको हम बोलेंगे कोयला संसाधन, तो मानव से जो संसाधन बनेगा उसको बोलेंगे हम मानव संसाधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मानव संसाधन। तो सिंपल सी बात है कि मानव भी तो एक संसाधन है ना। मानव क्या करता है, किसान क्या करता है कि अन्न उगाता है, अन्न जो है यानी गेहूं उगाता है, गेहूं को मार्केट में पहुंचाता है। इसी के साथ साथ जो वैज्ञानिक है वो शोध कार्य करते हैं, जो कंपनियां हैं वो फोन बना रही है, तो वो भी तो एक संसाधन है ना। तो मानव तो एक बहुत अच्छा संसाधन है। तभी तो मानव में और पशुओं में अंतर है कि मानव जो है वो एक संसाधन है, मतलब मानव का उपयोग हो रहा है। ठीक है, कोई भी अगर काम करता है मानव तो वो किसी दूसरे के लिए उपयोगी होता है। इसका मतलब मानव खुद एक संसाधन है। तो हम मानव संसाधन को भी परिभाषित करेंगे कि मानव संसाधन क्या है। तो आप लिखेंगे कि मानव संसाधन से तात्पर्य मानव संसाधन से तात्पर्य क्या तात्पर्य है, मानव संसाधन से हम क्या समझते हैं, लोगों की संख्या और योग्यता से है। लोगों की संख्या तथा योग्यता से है। मतलब कहने का मतलब लोगों की जो संख्या है वो मानव संसाधन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने बात की, दो देशों की तुलना करते हैं हम, मान लीजिए इंडिया की और एक कोई और कंट्री है, सीधे ही लिख लेते हैं, अपने किसी देश का नाम नहीं लिखते हैं, इंडिया की और कंट्री की बात करते हैं। तो इंडिया में जो नौजवान जनसंख्या है
वो ज़्यादा है, और यहाँ पर नौजवान कम है, नौजवान कम है, बच्चे और बूढ़े ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर काम करने वाले नौजवान ही होते हैं, तो काम करने वाले कम है, लेकिन जो सीधा मतलब जिनका भार इन पर आता है वो ज़्यादा है। जैसे बुजुर्गों का भार नौजवानों पर आता है, बच्चों का भार नौजवानों पर आता है, तो खर्चे ज़्यादा हैं और कमाने वाले कम है। वैसे ही अगर नौजवान ज़्यादा है यानी कमाने वाले ज़्यादा हैं और बुजुर्ग और बच्चे कम हैं, और आपको पता भी है कि इस समय में भारत में नौजवान जनसंख्या ज़्यादा है बुजुर्गों की बजाय और बच्चों की बजाय, तो ये हमारे लिए लाभदायक है। तो यहाँ पर नौजवान ज़्यादा है, कमाने वाले ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं ये देश ज़्यादा विकास करेगा इस देश से। मतलब कहने का कि जो फैक्टर है वो क्या है, मानव संसाधन है। मतलब इस देश के पास कौन सा संसाधन ज़्यादा है, मानव संसाधन ज़्यादा है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि मानव संसाधन क्या होता है। लोगों की संख्या तथा योग्यता दोनों चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती है, मानव संसाधन होता है। तो चलिए ये आपको समझ आ गया होगा कि मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है। तो चलिए ये तो समझ आ गया कि संख्या तो ठीक है, संख्या ज़्यादा होगी तो काम करने वाले ज़्यादा होंगे, लेकिन योग्यता कैसे। तो सिंपल सी बात है कि जब किसी व्यक्ति की योग्यता ज़्यादा होगी मतलब उसमें कौशल होगा, मतलब जैसे गुण होगा। जैसे आप सिंपल सी दो व्यक्तियों की तुलना करते हैं कि एक तो किसान है और एक मान लीजिए कि इंजीनियर है, और ये किसी बड़ी कंपनी में काम करता है, तो ज़्यादा कौन कमा पाएगा, ये इंजीनियर कमा पाएगा। आप देखिए व्यक्ति तो एक एक ही है ना, व्यक्ति तो एक एक ही है, और इसके पास भी 24 घंटे हैं, इसके पास भी 24 घंटे हैं, काम ये भी 8 घंटे करता है, काम ये भी 8 घंटे करता है, तो फिर इसकी ज़्यादा कैसे होगी। तो इसकी ज़्यादा होगी इसके कौशल के आधार पर, इसकी शिक्षा, इसके कौशल, इसकी योग्यता के आधार पर। ठीक है, तो हमेशा जो है लोगों की संख्या के साथ साथ जो है वो योग्यता भी जो होती है वो किस में होती है, मानव संसाधन में काउंट होती है। इसलिए हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ताकि हम योग्यता और हमारे कौशल को बढ़ावा दे सकें, और इस योग्यता और कौशल को बढ़ावा दे करके मानव संसाधन का जो विकास किया जाता है उसको बोला जाता है मानव संसाधन विकास। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि मानव संसाधन विकास क्या होता है। इसको भी हम यहाँ पर परिभाषित करेंगे कि मानव संसाधन विकास क्या होता है। अब दोस्तों देखिए, मानव संसाधन के लिए दो चीज़ें उपयोगी है, एक तो शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। कि एक तो वो बीमार नहीं होनी चाहिए, दूसरा उनके पास अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, तभी हम इनका विकास कर पाएंगे। तो सिंपली अगर हम मानव संसाधन विकास को परिभाषित करना चाहें तो हम क्या कहेंगे कि शिक्षा तथा स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। शिक्षा तथा स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बना देता है। और इससे क्या होता है, अगर किसी के पास शिक्षा अच्छी होती है और उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है तो उसका जो है कौशल बढ़ता है। अगर कौशल अच्छा होगा तो संसाधनों का निर्माण ज़्यादा होगा, अच्छा निर्माण होगा, ज़्यादा निर्माण होगा। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर हम शिक्षा को बढ़ावा नहीं देते, अनपढ़ ही बैठे रहते, तो क्या आजकल जो कंप्यूटर है, मोबाइल फोन्स है, क्या वो बन पाते? तो नहीं। इसका मतलब क्या है कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौशल का विकास, कौशल मतलब गुणवत्ता, कौशल का विकास बेहद आवश्यक है। तथा कौशल में विकास करना ही, अब किसके कौशल में विकास करना? तो सिंपल सी बात, मानव के कौशल में विकास करना ही क्या कहलाता है? मानव संसाधन विकास कहलाता है।
अगर हमें मानव संसाधन को बढ़ाना है तो उसको हम कहेंगे वृद्धि करना। अगर विकास करना है मतलब उसका डेवलपमेंट करनी है, उसको सुधारना है, तो वो कैसे सुधारेंगे? हम उनकी कौशल को बढ़ा देते हैं, कौशल को बढ़ा देंगे तो मानव संसाधन अपने आप हमारा जो है विकास उसका हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों दो चीज़ें आती हैं। अब दो चीज़ें, अगर ये दो चीज़ें कर ली तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचेगा। दो चीज़ें, दोनों में अंतर है थोड़ा थोड़ा, लेकिन यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या अंतर है। तो एक चीज़ आती है कि संसाधन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे अगर हम अनवीकरणीय की बात करें तो वो एक बार अगर उनके भंडार ख़त्म हो गए तो बस फिर वो ख़त्म हो गए। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए और सीख क्या मिलती है हमें कि हमें संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल सी बात कि संसाधन संरक्षण क्या होता है, तो ये तो शायद बताने की ज़रूरत ही नहीं है। संसाधन संरक्षण क्या होता है? तो संसाधन संरक्षण का मतलब, जैसे जल हमारा संसाधन है तो जल संरक्षण करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जल को पिए ही ना, सांस ही ना लें ताकि हमारी वायु बची रहे, तो ऐसा तो नहीं है। संरक्षण का मतलब उसका उपयोग कम करना नहीं होता। ऐसे थोड़ी ना है कि हम पानी पीना कम कर दें। यहाँ पर ये चीज़ है कि हम उसका सतर्कता से उपयोग करें, मतलब पानी को वेस्ट ना जाने दें, वायु को दूषित ना होने दें, वायु को दूषित ना होने दें। जैसे गैसेज, कंपनियों से, फैक्ट्रियों से जो गंदी गैस निकलती है वो वायु में मिल जाती है। जो गैसें निकलती है वो विषकारी होती हैं, विषकारी होने के कारण वायु प्रदूषित हो जाती है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात कि संसाधन संरक्षण को बच्चे समझते हैं कि संसाधन का बचाव करना, संसाधन को बचाए रखना नहीं होता, संसाधन का सतर्कता से उपयोग करना होता है। और इसका एग्जाम्पल भी हमने समझ लिया। तो सिंपल सी बात कि इसमें आप क्या लिखेंगे, संसाधन संरक्षण क्या होता है कि संसाधनों का सतर्कता से उपयोग करना। संसाधनों का सतर्कता से उपयोग करना तथा, अब जैसे कोयला वगैरह है तो उन्हें क्या करना चाहिए, पुनः पूरित होने के लिए समय देना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि एकदम से हम सारा कोयला जला डालें। हमें क्या करना चाहिए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कोयला, थोड़ा थोड़ा प्रकाशीय ऊर्जा, सारी ऊर्जाओं को थोड़ा थोड़ा उपयोग करना चाहिए ताकि कोयला जो है बनता रहे और बनता रहे और हम थोड़ा थोड़ा उपयोग उसमें से करते जाएं। तो संसाधनों का सतर्कता से उपयोग करना तथा उन्हें पुनः पूरित होने के लिए समय देना या उन्हें पुनः पूरित होने देना क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि नवीकरण होने के लिए या पुनः पूरित होने के लिए उन्हें पुनः पूरित होने देना, या ये भी लिख सकते हैं कि नवीकृत होने के लिए समय देना, मतलब समय देना कि वो नवीकरणीय हो जाए। अब संसाधन संरक्षण के बाद जो दूसरी बात हमारी आती है वो आती है सतत पोषणीय विकास। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बच्चों को ये जो है ना समझ नहीं आती है। मतलब अगर पूछ लिया जाए तो उनको पता ही नहीं होता, लेकिन है बहुत आसान। सतत पोषणीय विकास। अब सतत का मतलब होता है लगातार, सतत का मतलब होता है लगातार। पोषण का मतलब, पोषण मतलब आवश्यकताएं पूरी होती रहे हमारी, सतत मतलब लगातार, और पोषण मतलब हमारा होता रहे, मतलब हमारी आवश्यकताएं पूरी होती रहे और उसके साथ हम विकास करें। सतत पोषणीय विकास। अब थोड़ा सा यहाँ पर दोबारा से देख लेते हैं कि सतत का मतलब होता है लगातार, पोषण का मतलब है कि जो संसाधन है वो पोषित भी होते रहे और हमारा विकास भी चलता रहे। तो तीनों चीजें क्या कहती हैं कि लगातार संसाधन खत्म भी ना हो और हम उनका उपयोग भी करते रहें, तो ऐसा जो विकास होगा वो क्या होगा, सतत पोषणीय विकास।
तो संसाधन खत्म भी ना हो और हम अपनी आवश्यकताओं को भी पूरी करते रहें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, संसाधन संरक्षण करना होगा, उनका सतर्कता से उपयोग करना होगा और उन्हें पुनः पूरित होने के लिए समय देना होगा। तभी तो हम ऐसा कर पाएंगे कि लगातार उनका पोषण भी होता रहे, मतलब संसाधन बनते भी रहे और हमारा विकास चलता भी रहे। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा कि संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता, कि सिंपल सी बात है कि हमें कितने उपयोग करने की आवश्यकता है और भविष्य के लिए उसको कितना संरक्षण करना है, उसमें बैलेंस बनाना। मतलब ना तो हमने आवश्यकता के अनुसार उसको ज़्यादा उपयोग लेना है। तो अब हमें यहाँ पर दो चीज़ें करनी है, एक तो हमें उसका करना है उपयोग और दूसरा हमें उसका करना है संरक्षण। अब ना तो हमें बहुत ज़्यादा उपयोग कर देना है ताकि ऐसा ना हो कि बचे ही ना, और ना ही हमें इसका बहुत ज़्यादा संरक्षण करना है कि हमारा विकास ही रुक जाए। तो हमें इसलिए क्या करना है कि उपयोग की आवश्यकता तथा संरक्षण की आवश्यकता में संतुलन बना करके चलना ही क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीय विकास की डेफिनेशन क्या होगी कि संसाधनों का उपयोग करने की कितनी आवश्यकता है, हमें उपयोग करने की आवश्यकता तथा भविष्य के लिए संरक्षण में संतुलन बनाकर विकास करना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। मतलब हमें क्या करना है, ना तो ज़्यादा उपयोग करना है, ना ज़्यादा संरक्षण करना है, उपयोग भी करना है और संरक्षण भी करना है। दोनों चीज़ें एक साथ करनी है हमें, तभी हमारा जो है विकास भी हो पाएगा और वो भी लगातार विकास हो पाएगा। ऐसा ना हो कि अब हम विकास कर लें और फिर हमारे पास कुछ बचे ही ना। ठीक है, तो ये जो है कंप्लीट हमें सेशन समझ आया होगा, आपको होपफुली सब समझ आया होगा और बहुत ही इजी सा चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था। अब इस चैप्टर के बारे में कुछ क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के पीछे हैं, वैसे तो हमने सब कवर कर लिया, फिर भी एनसीईआरटी के जो पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हम यहाँ पर थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है दो क्वेश्चन, दो नहीं 3 क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जो मतलब थोड़ा सा हटके हैं। तो बाकी क्वेश्चन तो आप होमवर्क में कर लेंगे, सिर्फ ये 3 क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित करता है। निम्न में से, ये जो है ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर एबेस है, 3 आपको ऑप्शन दिए हैं, आपको एक टिक करना है कि निम्न में से कौन, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित करता है। मतलब हमें किस चीज को देख करके पता चलेगा कि ये जो वस्तु है वो संसाधन है या नहीं। तो इसके लिए फर्स्ट इसका ऑप्शन जो है वो है उपयोगिता, बी ऑप्शन जो है वो है मूल्य और सी ऑप्शन है मात्रा। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे जो है सीधा ही उठा करके यहाँ पर टिक कर देंगे, क्योंकि हमने क्या कहा था कि सभी संसाधनों का मूल्य होता है। लेकिन दोस्तों मूल्य तो सभी का होता है, लेकिन संसाधन है या नहीं ये किसके आधार पर हमने देखा कि जो हमारे उपयोग में आती हैं, जो चीज़ें हमारे उपयोग में आती हैं वो संसाधन होता है। तो संसाधन को कौन निर्धारित करेगा, उपयोगिता। मूल्य संसाधन को निर्धारित नहीं करेगा। अगर किसी वस्तु का मूल्य ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो क्या, अगर किसी वस्तु का मूल्य कम है तो क्या वो संसाधन नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो मूल्य निर्धारित नहीं करेगा, उपयोगिता निर्धारित करेगी। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और है कि निम्नलिखित में मानव निर्मित संसाधन कौन सा है।
निम्न में, ये आपकी एनसीईआरटी बुक के पीछे दिए हुए कुछ क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चंस है, ज़्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि निम्नलिखित में मानव निर्मित संसाधन कौन है। निर्मित संसाधन है, बहुत ही इजी है, ये आप देख करके ही पता लगा सकते हो इसका। इसके 3 ऑप्शन जो है वो है कैंसर उपचार की औषधि, कैंसर उपचार की औषधि यानी दवाई, दूसरा है झरने का जल, और तीसरा है उष्णकटिबंधीय वन। तो ये तो आपने टिक कर ही दिया होगा अब तक कि झरने का जल मानव ने तो बनाया नहीं, उष्णकटिबंधीय वन जंगल मानव ने तो बनाया नहीं, तो ये दोनों तो हो गई जी कैंसिल। तो बच्चा कौन सा, कैंसर उपचार की औषधि, तो औषधि कौन बनाएगा, मनुष्य, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मानव निर्मित हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है सॉल्व हो गया। चलिए इसके बाद जो है एक रिक्त स्थान और है वो और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को मिटा देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम कि आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अनवीकरणीय संसाधन डैश होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन डैश होते हैं। अब बताइए असीमित होते हैं या सीमित होते हैं, तो सिंपल सी बात कि अनवीकरणीय है तो वो क्या होंगे, सीमित भंडार वाले होते हैं। चलिए ये जो है 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। इसके अलावा जो आपका होमवर्क है वो आपकी स्क्रीन पर है, आपको होमवर्क करके आना है, और जो क्वेश्चंस आपको डाउट लगते हैं उनको कमेंट बॉक्स में उनका क्वेश्चंस का नंबर लिख के आपको कमेंट करना है, आपको उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट से ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। और इसी के साथ दोस्तों होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपको संसाधन चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है पूरा अच्छे से, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो आपको सब समझ आ गया होगा, साथ के साथ आपने नोट्स भी बनाए होंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।